गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में आज हमारा चैप्टर 8 चल रहा है, प्राथमिक व्यवसाय। प्राथमिक व्यवसाय में हमने अपने संग्रहण, आखेट और कृषि में मिश्रित कृषि और ट्रंक कृषि तक हमने उसको पढ़ा है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फलोद्यान कृषि। फलोद्यान कृषि नाम से ही जाहिर है कि फल और फूल जिस कृषि कार्य में फल और फूल दोनों की कृषि की जाती है उसे हम कहते हैं फलोद्यान कृषि। फलोद्यान कृषि। तो ये जो कृषि का एक प्रकार जो ये है फलोद्यान का, इसके अंदर मैक्सिमम बड़े बड़े बगीचों में फलों को बोया जाता है, फलों के पौधे लगाए जाते हैं। बागीचों में फलों के पौधों का इसमें रोपण किया जाता है। बागीचों में फलों के पौधों का रोपण किया जाता है। साथ ही ये जो फल वगैरह जो है वो मैक्सिमम मीडियम टेम्परेचर वाली जगहों पे ये होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि शीतोष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है उसके अंदर नारियल है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सेब, नाशपाती वगैरह ये ऐसे, और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में हम कह सकते हैं नारियल है, केला, आम, इस प्रकार के पौधे वहां पे लगाए जाते हैं। और भौगोलिक सागरीय क्षेत्र जो है उसमें नींबू है, नारियल, संतरा, अंगूर है आदि वहां पे लगाए जाते हैं। अब बात करते हैं कि जो फल है, फलों के साथ साथ और कौन कौन से लगाए जाते हैं। तो फलों के साथ साथ फूलों की खेती भी की जाती है। बागीचों में फूलों की कृषि की जाती है। बागीचों में फूलों की कृषि की जाती है, यानी ये इस टाइप के एक कृषि का ऐसा एक प्रकार है जो एक विभिन्न कटिबंध के क्षेत्र है, उष्ण हो, शीतोष्ण हो या शीत कटिबंध हो, ऐसे जो भौगोलिक सागरीय हो, ऐसे जो कटिबंध के जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे वहां पे लगाए जाते हैं। उसी प्रकार से फूल भी एक हम कह सकते हैं कि बहुत ही जरूरी हिस्सा है हमारी दिनचर्या का। तो ये फूलों की कृषि भी ऐसे बगीचों में की जाती है। इन सबको हम ओवरऑल फलोद्यान कृषि के नाम से जानते हैं, क्योंकि फूलों के अंदर बहुत मुनाफा होता है। फूल काफी महंगे होते हैं, तो इनकी देखभाल भी बहुत उचित प्रकार से करनी पड़ती है। देखभाल अगर अच्छी होगी तो फूलों से फूलों से ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। तो फूलों को समय पर बाजार तक पहुंचाना पड़ता है। यानी हम कह सकते हैं कि खेती ऐसी है इसके अंदर हर समय दर्शक को अलर्ट रहना पड़ता है, एक्टिव रहना पड़ता है। अब हमारा कृषि के बाद, कृषि का ये चैप्टर यहाँ पे ओवर हो चुका है। कृषि के बाद हमारा नेक्स्ट जो आ रहा है वो आपका आ रहा है लकड़ी काटना। ये भी एक प्रकार का प्राथमिक व्यवसाय है। लकड़ी काटना। लकड़ी काटना, क्लियर? देखें कि मनुष्य आदिम जमाने से शिकार के लिए विभिन्न प्रकार के हथियारों का प्रयोग करता रहा है। उसमें वो
पत्थर के भी प्रयोग किए उसने हथियार, तो उसने लकड़ी का हथियार प्रयोग किए हैं। चूंकि लकड़ी एक वनोत्पाद है, लकड़ी क्या है, तो वनोत्पाद है, वनों से प्राप्त होने वाला उत्पाद है, तो जाहिर सी बात है कि इसको आदिम काल से ही इस व्यवसाय में मनुष्य संलग्न रहा है, मनुष्य शुरू से ही इस व्यवसाय को करते हुए आया है। साथ ही ये जो लकड़ी, इसका जो उपयोग है वो उपयोग कई प्रकार से होता है, तो हम यहाँ पे इसके उपयोग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि लकड़ी वनोत्पाद है, वनोत्पाद है, इसका उपयोग फर्नीचर बनाने, ईंधन, फर्नीचर बनाने के लिए इसका उपयोग होता है, ईंधन के लिए उपयोग होता है, फर्नीचर में सारी वस्तु आगे, इसमें आपके दरवाजे में वो सब चीजें आगे, इसमें बेड वगैरह सब आगे फर्नीचर। ईंधन यानी ये ईंधन कुकिंग के तौर पर भी हो सकता है, ये ईंधन बॉयलर चलाने के लिए भी हो सकता है। तो फर्नीचर और ईंधन के लिए, साथ ही लकड़ी का उपयोग पेपर बनाने के लिए, पेपर बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो विभिन्न प्रकार से इसका उपयोग कई प्रकार से उद्योगों के अंदर इसको कच्चे माल के तौर पर भी लिया जाता है इसका उपयोग। साथ ही ये जो लकड़ी काटने का जो व्यवसाय है वो उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में प्राथमिक स्तर पर निरंतर चलता रहा है। उष्णकटिबंधीय जो प्रदेश है उन प्रदेशों में प्राथमिक व्यवसाय के तौर पर ये निरंतर चलता रहा है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर पर निरंतर किया जा रहा है। अब उष्णकटिबंधीय जो वृक्ष होते हैं, उष्णकटिबंधीय जो वृक्ष होते हैं जहां पे ये लकड़ी प्राप्त की जाती है, जिसमें इमारती फर्नीचर जो है वो मुख्य उन लकड़ियों से बनाया जाता है। तो वे कौन से हैं? तो साल है, सागौन है, महोगनी है, चंदन है, रोजवुड है। महोगनी, रोजवुड, ये सारे ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे वृक्ष हैं जिनका उपयोग इमारती फर्नीचर बनाने के लिए साल, सागौन, महोगनी, रोजवुड इत्यादि जो ये है, चंदन वगैरह, ये इन सब का उपयोग हम इमारती फर्नीचर बनाने के लिए करते हैं। फिर है शीतोष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है, कौनदारी वन है, वहां पर भी लकड़ी काटने का एक व्यापारिक तौर पर उसका उपयोग होता है। कौनदारी वन काफी लंबाई वाले जो वन है, ऐसे पेड़ है, ऐसे पेड़ों से जो लकड़ी प्राप्त होती है वो बड़े स्तर पर ईंधन के तौर पर भी काम ली जाती है। चूंकि ये मुलायम लकड़ी होती है तो लुगदी वगैरह बनाने के काम आती है। हम यहाँ पे इसका जिक्र कर देते हैं। शीतोष्णकटिबंधीय कौनदारी, ये जो है इन शीतोष्णकटिबंधीय कौनदारी वनों के अंदर क्या क्या पाया जाता है? तो यहाँ पे जो लकड़ी, जो इन वनों से जो लकड़ी प्राप्त होती है वो मुलायम होती है। लकड़ी कैसे होती है? मुलायम होती है और लुगदी, कागज, पेंटिंग आदि का सामान बनाने के काम आती है। मुलायम, कागज,
लुगदी पैकिंग का सामान बनाने के काम ये लकड़ी कैसे बुलाए कागज, लुगदी, पैकिंग का सामान ये सब बनाने के काम आती है और लट्ठे बनाए जाते हैं इससे, बड़े बड़े लट्ठे इससे बनाए जाते हैं। फिर बात करते हैं व्यापारिक स्तर पर ये जो लकड़ी है वो कनाडा है, नॉर्वे, फिनलैंड है, संयुक्त अमेरिका है, यहाँ पर इनका बड़े स्तर पर इस लकड़ी का उपयोग किया जाता है क्योंकि बड़ा बाजार होगा तो ज्यादा इनको इस लकड़ी की जरूरत पड़ती है। इन कौनदारी वनों की जो लकड़ी है काफी मुलायम है तो जाहिर सी बात है पैकिंग का सामान इसी से बनता है और कागज भी इसी से तैयार किया जाता है। इन क्षेत्रों में इस लकड़ी का बहुत ज्यादा उपयोग होता है, उसका एक नेगेटिव प्रभाव ये पड़ रहा है कुछ क्षेत्रों में ये वो जो वन है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगे हैं, उन वनों पे इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगा है। और समय हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा इसका उपयोग लंबे समय से करते आ रहे हैं। इस कारण से एक तो वैसे हानि हो रही है उसकी कि पेड़ों को काटा जा रहा है, वो हो रहा है, लेकिन साथ ही ये भी हो रहा है कि ये जो है ज्यादातर अपर्दन के कारण, अपर्दन का मतलब अब पहाड़ों पे ज्यादा पाए जाते हैं तो नियमित बारिश होना, नदी नाले उनके प्रवाह, इन सब के कारण ये पेड़ वैसे ही अपनी जमीन से खिसक जाते हैं, यानी वो नष्ट हो जाते हैं, नए उग नहीं पा रहे हैं और साथ ही इनका दोहन मनुष्य के द्वारा इस तरीके से किया जा रहा है कि उसका नकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिला है। तो ओवरऑल हमें कह सकते हैं कि लकड़ी काटना एक व्यवसाय है जो वनोत्पाद के ऊपर डिपेंड है, वनों से उत्पाद प्राप्त होता है। अब इसका प्रयोग कहाँ होता है तो फर्नीचर, इंजन या पेपर बनाने इस प्रकार की कार्यों में इसका उपयोग होता है। फिर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर पर इसका उपयोग अधिक होता है। इस क्षेत्रों में कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं तो साल है, सागवान है, महोगनी, जो इमारती लकड़ी है वो सारी यहाँ पर पाई जाती है। फिर शीतोष्ण कटिबंध की बात करते हैं तो शीतोष्ण कटिबंध के जो वृक्ष हैं वे काफी मुलायम है, लंबे हैं, लट्ठे उनसे बनते हैं, प्लाई बनाई जाती है उनसे, मुलायम होने के कारण से उनसे कागज, लुगदी वगैरह उनसे बनती है, ठीक है, और पैकिंग का सामान उनसे बनता है। इस प्रकार से ये हमारा आपका लकड़ी काटने का जो व्यवसाय है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रकार है खनन। खनन देखिए, खनन एक ऐसा व्यवसाय है जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त वस्तुओं के खदान से निकलने से होता है, जैसे पत्थर है, लोहा है और लोगों ने जो धातु है जो जमीन के अंदर दफन है उनको हम खनन विधि के माध्यम से उनको खोद कर बाहर निकालते हैं, उनका प्रसंस्करण करते हैं, उनको शोधन करते हैं उनका, और हम अपने उपयोग के लिए उनका प्रसंस्करण करके हम उनका उपयोग करते हैं। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है ये खनन से जुड़ा हुआ है, खनिजों के खनन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये उद्योग बहुत बड़े स्तर का उद्योग है क्योंकि व्यावसायिक गतिविधियां काफी हद तक इस उद्योग के ऊपर डिपेंड होती है। देखिए आप कि खनन कार्य जो है वो भूगर्भ के बहुमूल्य पदार्थों, चाहे बड़े वो पत्थर भी क्यों ना हो, वो भी हमारे लिए काफी वैल्यूबल है, तो उन सब के खनन या उनके खोदने से जुड़ा हुआ है। और ये जो रासायनिक हम कह सकते हैं ये जो प्रोडक्ट जो है जो जमीन के नीचे दफन है वे रासायनिक, भौतिक कई प्रकार के गुणों से लैस होते हैं, गुणों से युक्त होते हैं। प्राचीन समय में मनुष्य शुरू से हमेशा पत्थर का यूज उसने बहुत ज्यादा किया, चाहे शिकार करने में हो, उसके बाद पत्थर से आग जलाने में हो, उसने उसका बहुत ज्यादा उपयोग किया। फिर समय समय पर उसको जो बहुमूल्य धातुएं मिलती गई उसका उपयोग उसने अपने तरीके से, चाहे उससे बर्तन बनाया हो या अपने और सामान उससे बनाया हो या शिकार के उसने औजार बनाए हो, वो सब उसने इसी प्रकार से खदानों के माध्यम से प्राप्त करके उसने अपने
अपने जरूरत के हिसाब से अपने औजारों को डाला है। और खनिज जो है, खनिज का एक इंपोर्टेंस हम ये कह सकते हैं कि जिस देश के अंदर ये खनिज ज्यादा है वो देश हमेशा साधन संपन्न रहेगा। अगर भौगोलिक संसाधन अगर वहाँ ज्यादा मिलेंगे उसको खदान में, उसके दादर के नीचे बहुत ज्यादा अगर खनिज पाए जाते हैं, इसका मतलब वो काफी वैल्यूबल राष्ट्र है, उसकी उस संसाधनों से परिपूर्ण राष्ट्र है, वो अपने आबादी की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम राष्ट्र है। इसलिए इस हिसाब से ही उसकी अर्थव्यवस्था काफी मजबूत मानी जाती है। अब बात करते हैं खनन जो है वो खनन किस प्रकार से होता है, कैसे उसके क्या फीचर्स हैं, उन सब के बारे में। तो अब देखें कि खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कारक, ऐसे कौन से कारक हैं जो खनन कार्य को प्रभावित करते हैं। खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कारक, तो देखें आप कि खनिजों की उपस्थिति अगर किसी जगह है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो साधन संपन्न है। जब तक खनिज को हम बाहर निकालकर अपने उपयोग के लिए यूजफुल अगर उसको नहीं बना लेते तब तक हम नहीं कह सकते हैं कि खनन जो है वह जो खनिज जमीन में दफन है वो हमारे किसी काम आए हैं। यानी हमें उसको यूजफुल बनाने के लिए प्रयास करने ही पड़ेंगे। ये प्रयास किन किन कारणों से प्रभावित होते हैं उन सब के बारे में हम देखते हैं कि पहला है प्राकृतिक दशाएं। प्राकृतिक दशाएं इसकी क्या है, तो प्राकृतिक दशाओं के अंदर हम कह सकते हैं कि खनिज भंडारों की जो स्थिति है वो क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। खनिज भंडारों की जो स्थिति है वो बेटर अगर होनी चाहिए। ज्यादा खनिज भंडार है तो हम उसको अच्छे तरीके से उसका दोहन कर पाएंगे। अगर कम खनिज है तो बड़ी मशीनें लगा के उसको रिफाइन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा या बहुत ही खर्चीला हो जाएगा। दूसरी बात, खनिजों की कोटि। खनिजों की कोटि जो है या खनिजों की हम कह सकते हैं कि खनिज जो है वो खनिजों की जो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, उत्कृष्ट होनी चाहिए। अगर निकृष्ट प्रकार का अगर खनिज मिल रहा है तो आपके किसी काम का नहीं, उसके ऊपर हम पैसा फालतू खर्च करेंगे और वो हमारे यूज में भी नहीं आएगा। फिर मात्रा की जब बात करते हैं तो खनिज जो है वो खनिज ज्यादा मात्रा में होना चाहिए। अगर ज्यादा मात्रा में है तभी, अगर कम मात्रा में है तो उसका दोहन करना काफी महंगा होगा, काफी कॉस्टली होगा। और प्रकार, अलग अलग प्रकार के खनिज हैं, ज्यादा मात्रा में है तो अलग अलग प्रकार की जरूरतें पूरी होगी। एक ही प्रकार के खनिज है कम मात्रा में है तो उसके ऊपर एक ही प्रकार की खनिज की जरूरत पूरी होने के कारण उसके ऊपर खर्चा भी ज्यादा होगा। साथ ही बाजार जो है, बाजार भी नजदीक होना चाहिए। अगर खनिजों को बाहर निकाल रहे हैं, उनका प्रसंस्करण कर रहे हैं, उनको शोधन कर रहे हैं तो बने हुए उस पक्के माल को बाजार में बेचने के लिए आपके पास एक अच्छा बाजार भी होना चाहिए, बाजार की सुविधा भी होनी चाहिए। तो ये ऐसे कुछ कारक हैं जो प्राकृतिक दशाएं जो खनिज को, खनन कार्य को प्रभावित करती है। फिर सेकंड बात करते हैं मानवीय दशाएं। अब मानवीय दशाओं में मोटे तौर पर बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम कुछ चीजों पर विशेष करते हैं। जैसे कि सबसे पहले खनिज की मांग। मानवीय दशाओं क्या होता है कि खनिज की मांग। खनिज की मांग, खनिज की जो मांग है वो मांग कितनी है, मार्केट में खनिज की मांग कितनी है वो डिपेंड करता है उस खनिज के दोहन पर। अगर मांग कम है तो खनिज भले ज्यादा है पर उसका दोहन नहीं किया जाएगा, क्योंकि बिना मांग के उस खनिज को दोहन करना काफी खर्चीला हो जाएगा। दूसरी बात कि यातायात की सुविधा, आपके पास ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं है, यातायात की सुविधा, ट्रांसपोर्टेशन अगर प्रॉपर नहीं है
तो खनिज को आप परिशोधनशालाओं तक भेजने और परिशोधनशालाओं से रिफाइंड खनिज को आप बाजार तक पहुंचाने के लिए आप उसकी व्यवस्था नहीं कर पाएंगे तो आपका जो खनिज है वो खनिज प्रॉपर तरीके से बाजार तक नहीं पहुंच पाएगा, जहां मांग हो रही है उस मांग तक नहीं पहुंच पाएगा, तो इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि यातायात की सुविधाएं होनी चाहिए। फिर दूसरी बात है पूंजी। पूंजी की अधिकता होनी चाहिए। अगर पूंजी ज्यादा नहीं है आपके पास, कम पूंजी है, तो आप बेहतर तरीके से खनिजों का खनन नहीं कर पाएंगे। श्रमिक लेबर आपके पास होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप मशीनों के माध्यम से कुछ हद तक कार्य कर सकते हैं, लेकिन मशीनों को ऑपरेट करने के लिए भी श्रमिकों की जरूरत पड़ती है। यानी हम कह सकते हैं कि श्रमिक आपके पास होने जरूरी है। अगर श्रमिक नहीं होंगे, श्रम कम होगा, तो उसके ऊपर ज्यादा समय लगेगा खनन कार्य को खनन करने में, उसकी लागत बढ़ती जाएगी। मार्केट में वही प्रोडक्ट मिलता है जिसकी लागत कम होती है, क्वालिटी अच्छी होती है। अगर क्वालिटी अच्छी है और लागत भी ज्यादा है तो शायद मार्केट में खनिज कम टिके। दूसरी बात, ये तो आपका होगा पूंजी हो गई, श्रम हो गया आपका। फिर है तकनीक का विकास, टेक्नोलॉजी आपके पास होनी बहुत जरूरी है। तकनीक का विकास, टेक्नोलॉजी आपके पास होनी बहुत जरूरी है। इस प्रकार से आपके खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कारक कंप्लीट होते हैं। अब है खनिजों की विशेषताएं। खनिजों की विशेषताएं, खनिजों की विशेषताएं। तो देखिए आप खनिजों की बहुत आधारभूत विशेषताएं हैं। उसमें पहला आपका है पृथ्वी पर इनका वितरण असमान है। बिल्कुल खनिजों का पृथ्वी पर वितरण जो है वह असमान है। कहीं खनिज अधिक है, कहीं कम है। पृथ्वी पर खनिजों का वितरण असमान है। फिर अधिकांश जो खनिज है वो निश्चित व अनियमितीकरण है, यानी अधिकांश जो खनिज है वह अनिश्चित और यानी रिन्यूएबल नहीं है, अनिश्चित नहीं है, मिलेगा नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, ये तो अनिश्चित है ही। साथ ही उसको रिन्यूएबल नहीं होने के कारण से हम अगर निकाल लेंगे तो बाद में वो खनिज जब समाप्त हो जाएगा तो नया खनिज प्राप्त नहीं हो पाएगा। फिर अधिकांश जो खनिज है वो भूगर्भ में छिपे हुए हैं, जिनसे सर्वेक्षण व उत्खनन के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी श्रम की अधिकता होती है। तो कह सकते हैं गहराई व विस्तार अनिश्चित है। इस कारण से पूंजी श्रम की अधिकता लागत को बढ़ा देती है। लागत को बढ़ा, गहराई का विस्तार अनिश्चित है। इस कारण से पूंजी और श्रम की अधिकता लागत को बढ़ा देती है। तो ये एक मतलब डिसएडवांटेज है कि कितना गहरा होगा खनिज, कितनी गहराई पे निकलेगा कुछ पता नहीं, कितना फैला हुआ है उसका कोई आइडिया नहीं। इस कारण से हम सिर्फ उसको सर्च करते रहते हैं। उस सर्च करने में इतना ज़्यादा पैसा और इतना ज़्यादा श्रम बर्बाद हो जाता है कि उस जब वो वस्तु प्राप्त होती है तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है, उस समय तो उसकी वैल्यू
मतलब उसके लागत जो है वो लागत ज्यादा हो चुकी है। फिर निरंतर खनन करने से दिन प्रतिदिन खर्चीले व नागरिक होती है। ये इसके अंदर आ गया है कि निरंतर जब हम कह सकते हैं कि खनन कर रहे हैं तो दिन प्रतिदिन उसके जो खर्चे हैं वो दिन दिन बढ़ते जाते हैं। कोई भी देश खनिजों में आत्मनिर्भर नहीं है। खनिज में कोई भी देश आत्मनिर्भर नहीं है कोई भी देश। इस वजह से नुकसान तो होना ही है, क्योंकि हर एक देश के अंदर उतना ही खनिज है जितना उसकी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है, तो उसको दूसरे देश के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है जहां दूसरा खनिज ज्यादा पाया जाता है। अब खनिजों का वर्गीकरण है क्या कि भूपटल में करीबन 1600 के करीब खनिज है इसके अंदर, ठीक है। उसमें 200 खनिजों का उपयोग हम कर रहे हैं वर्तमान में, लगभग 200 खनिजों का हम उपयोग कर रहे हैं। और उसमें भी 80 खनिज जो है पदार्थ है वे काफी औद्योगिक क्षेत्र के लिए वैल्यूबल है। अब खनिजों का वितरण है, तो वितरण में क्या कि खनिज कहाँ फैले हुए हैं, कैसे कैसे फैले हुए हैं। तो खनिज 3 प्रकार की चट्टानों, आग्नेय, कायांतरित और औषधि चट्टान इन चट्टानों के अंदर फैले हुए हैं। इसमें सीसा है, जस्ता है, तांबा, ये भी सारा आपको यहीं पर मिलता है। और खनिज जो है वे बहुत सारे देशों के अंदर भी है जहाँ पे कई खनिज की ज्यादा प्रचुरता है, कहीं उसकी ज्यादा भंडार विद्यमान है। तो इस प्रकार से ये आपका चैप्टर जो है हमारा खनिज का ये कंप्लीट होता है और आपका प्राथमिक व्यवसाय इसी के साथ आपका पूर्ण हो रहा है। नेक्स्ट चैप्टर आपका द्वितीय व्यवसाय, उसके साथ हम फिर नेक्स्ट क्लास में